चलो बताओ, सेल्फ इंडक्टेंस है ना। सेल्फ इंडक्टेंस, तो देखो सेल्फ इंडक्टेंस में आपने देखा था कि जो लिंक्ड फ्लक्स होता है फाई, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, आई के, करंट के। प्रोपोर्शनली का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, एल। इसी एल को क्या बोला था अपन ने, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है ना। और एक फॉर्मूला और निकाला था अपन ने, इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इंडक्टर। अब इसी को अपन ने इंडक्टर नाम दे दिया था ना, तो इंडक्टर में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, तो फॉर्मूला आया था माइनस एल डी आई डिवाइड बाय डी टी, सेल्फ इंडक्टेंस। अब आपको क्या करेंगे, आज सेल्फ इंडक्टेंस डिराइव करना है अपन, किस किस का, एक तो कोइल का, और एक डिराइव करना है अपन को सोलेनोइड। बहुत सिंपल सी चीज है, दो तीन बात बोल रहा हूँ तो ध्यान रखना, है ना। जब भी आपको टू फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस, जब भी अपन को सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना है, तो अपन को क्या क्या स्टेप फॉलो करनी है। पहला, किसी न किसी तरीके से लिंक्ड फ्लक्स निकालो। क्या निकालना है, या पहले सबसे बढ़िया है मैग्नेटिक फील्ड निकालो। क्या फाइंड कर लो पहले, जो भी स्ट्रक्चर दे रखी है ना आपको, जैसे कोयल दे दिया तो कोयल का मैग्नेटिक फील्ड निकालो, सोलेनोइड दे दिया तो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो पहले क्या फाइंड करना है अपन को, मैग्नेटिक फील्ड। तो पता होना चाहिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ा हुआ है। फिर निकालेंगे फ्लक्स फाई, है ना। फाई का फॉर्मूला हमेशा वही रहेगा, एन बी ए कॉस थीटा। जैसे मान लो थीटा की वैल्यू तो हमेशा 0 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि फ्लक्स कैसा पास होगा, नॉर्मली, है ना। मैंने बताया था जब भी नॉर्मली पास होता है तो थीटा कितना लोगे, 0, क्योंकि एरिया वेक्टर से एंगल लेना। फाई आ जाएगा, जैसे फाई आएगा अपने पास, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, फाई डिवाइड बाय आई कर देंगे, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, एल। बस इन तीन स्टेप को फॉलो करेंगे जिसमें आपका किसी का भी एल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे अपन को फाइंड क्या करना है, पहला कर रहे हैं अपने पास सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ, पहले निकालते हैं किसका, अपन कोयल का है ना पहले, तो कोयल का निकाल। तो कोयल के लिए क्या माना अपन ने, कि नंबर ऑफ टर्न्स तो कितने हैं, एन, नंबर ऑफ लूप्स या टर्न्स, ठीक। रेडियस जो है अपने पास वो कितनी अज्यूम कर लेते हैं, आर। स्मॉल भी ले सकते हैं, कैपिटल भी ले सकते हैं, एक ही बात है ना। रेडियस कितनी अज्यूम कर ली अपन ने, आर, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स है एन, रेडियस है आर, और करंट की वैल्यू कितनी मान लेते हैं अपन, उसमें फ्लो हो रही है आई। तो अपन ये जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले यही फाइंड करना है ना, ड्यू टू कॉइल या सर्कुलर कॉइल। तो सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड, उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r, और एन लूप है तो एन आई आ जाएगा ना, म्यू नॉट एन आई बाय 2r। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, मैग्नेटिक फील्ड, पहला आ गया। फिर क्या निकालना है, फ्लक्स। क्या निकालेंगे फिर अपन, लिंक्ड फ्लक्स। तो फ्लक्स का क्या फॉर्मूला लिखा अपन ने, फाई इज इक्वल टू एन बी ए। एन कितना है, एन ही है वो तो। बी कितना आ रहा है, म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय 2r। और एरिया क्या होता है, सर्कल है ना, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। अब क्या क्या कैंसिल हुआ, 1r से 1r, आई को मैं यहाँ डिवाइड में लिख देता हूं, तो 5 डिवाइड बाय आई, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी एन, 5 डिवाइड बाय आई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर डिवाइड बाय 2। और 5 अपॉन आई को ये क्या बोलते हैं अपन, एल। तो आंसर आ गया म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर डिवाइड बाय 2। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस आ गया, किसका, कोइल का, है ना। तो कोइल का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला डिराइव कर दिया अपन। तो देखो इजी था, ये था, जो जो स्टेप बोली थी ना वो भी फॉलो करी, रिजल्ट आ गया।
है ना। पहले हमने क्या निकाला, मैग्नेटिक फील्ड, फिर क्या निकाला, फ्लक्स। फ्लक्स निकालने के बाद क्या किया, फ्लक्स के फॉर्मूले में करंट आ रही थी, बस करंट को डिवाइड में लिख दिया तो फाइव बाय आई बन गया। और फाइव बाय आई को ये क्या बोलते हैं अपन, यानी लो फाइव अपॉन आई को ये क्या बोलते हैं, एल, तो उसको एल लिख दिया। अगर मान लो नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे रखे हैं अपने पास, तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब 1 हो जाएगी, तो आंसर आता है म्यू नॉट पाई आर बाय 2। आई तो करंट है ना, एन इंटू एन, फॉर्मूले में यहाँ पे आ रहा था म्यू नॉट एन आई, और प्लस निकालेंगे तभी तो आएगा एनबीए। अब किसका निकालेंगे ऐसे ही, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। पहले कोयल का निकाला था, अब किसका निकाल रहे हैं, सोलेनोइड का निकाल लेते हैं। सोलेनोइड में भी मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स तो है एन, नंबर ऑफ लूप्स या टर्न्स, और आई क्या हो गई इसमें, करंट, ठीक है, और इसकी एल मान लेते क्या है, इसकी लेंथ। तो पहले वही, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलिनोइड, तो लॉन्ग सोलिनोइड का मैग्नेटिक फील्ड, इसका फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय एल, ठीक है ना। लिखना होता है ऐसे लिख लेना, एन बाय एल को स्मॉल एन भी लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तू रख दे मोबाइल, एन बाय एल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, म्यू नॉट एन आई बाय एल। अब क्या निकालना है, बी आ गया ना, अब क्या निकालेंगे, लिंक्ड फ्लक्स। तो कितना आएगा, लिंक्ड फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही है एन बी ए, ठीक है, बी की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय एल, है ना। एरिया को ए लिखे रहने दो, चाहे पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, पर ए लिखे रहने दो। आई को डिवाइड में ले जाओ, आई को डिवाइड में ले जाएंगे अगर, तो फाई की वैल्यू क्या आ गई, फाई डिवाइड बाय आई, आई को नीचे लिख दिया, ये हो गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइड बाय एल, और फाई अपॉन आई को क्या बोलते हैं अपन, सेल्फ इंडक्टेंस। तो फाइनली आंसर आ गया, इसको आप लिख सकते हो म्यू नॉट एन स्क्वायर और पाई स्मॉल आर स्क्वायर, रेडियस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं एक ही बात। अब अपन ये भी जानते हैं, पहले भी देखा था कि हम सोलिनोइड के अंदर कोई मीडियम रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, कोई ना कोई। तो अपन क्या करते हैं, इफ म्यू आर मैग्नेटिक मीडियम insert in the solenoid, तब L की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको एल एम बोल देते हैं, एम फॉर मीडियम। कुछ नहीं करेंगे, जहां म्यू नॉट लिख रहा है उसके साथ म्यू आर और लिख दो, तो म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाय एल, ये मीडियम में हो गया। तो सेल्फ इंडक्टेंस किस किस पे डिपेंड कर रहा है, सोलेनोइड जो है उसका सेल्फ इंडक्टेंस किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो नंबर ऑफ लूप्स पर एन पर, सेकंड एरिया पर, थर्ड लेंथ पर, और फोर्थ मीडियम। तो इन चार चीजों पे एल क्या करता है, डिपेंड। इसलिए बोल रहा हूँ एग्जाम में पूछा हुआ है ना, कि डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, है ना, और सोलेनोइड के लिए निकालो और ये किस किस पे डिपेंड करता है ये बताओ, किसने ना फॉर्मूले से देखना है। तो ये हमने आज डिराइव कर लिए, एल की वैल्यू, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू सोलेनोइड के लिए भी और कॉइल के लिए, दोनों। अब क्या करना है अपन को, ये तो हुआ सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। ऐसे कैसे ही एक और अपने पास हुआ है म्यूचुअल इंडक्टेंस। चलो पहले एक एनर्जी का भी वो भी दिख लेते हैं, फिर म्यूचुअल पढ़ लेंगे।
इसका डेरिवेशन तो नहीं है कोर्स में अपने पास, तो डायरेक्ट याद रखेंगे फिर ना। ये है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। इंडक्टर बोले या कोइल बोले या सोलिनॉइड बोले, एक ही बात है ना। तो इसका मीनिंग समझो, होता क्या है कि अगर कोई भी इंडक्टर मतलब सोलिनॉइड कोइल लिया हमने, उसको जब अपन ने बैटरी, कोई ना कोई स्विच और कोई एक रियोस्टेट से कनेक्ट कर दिया, आर एच के, और यहाँ पे अपन ने मान लो लगा दी बैटरी वी वोल्ट, तो होता क्या है अपने पास, जैसे ही बैटरी करंट फ्लो करने लगेगी, हमने कल ही जोड़ा था, इसमें इंडक्शन होगा, ये करंट के इंक्रीज होने का क्या करेगा, अपोज। तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है कितना आएगा, तो इस इंडक्टर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा उसकी वैल्यू ये रही, E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी आएगा। अब ध्यान सुनो, बैटरी का काम क्या है, बैटरी का वर्क क्या करना, वोल्टेज देना, मतलब कांस्टेंट करंट देना, क्या देना। तो अभी हो क्या रहा है, जैसे ही करंट देने लगता है इंडक्टर क्या करता है, उस करंट का अपोज करता है, करेगा ना अपने पास। तो बैटरी के अगेंस्ट कर रहा है वो जो भी कर रहा है, तो बैटरी को तो क्या करना है, कांस्टेंट करंट सप्लाई करनी है, उसका मेन काम यही है। तो जब जैसे बैटरी करंट फ्लो करने लगती है, इंडक्टर उसका क्या करने लग जाती है, अपोज करने लग जाती है। तो बैटरी को क्या करना पड़ता है, उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। और बैटरी जितना भी वर्क करती है किसके अगेंस्ट, इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट, वही वर्क डन हमें मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में मिलता है ना। तो क्या लाइन बोली अपने पास कि व्हेन बैटरी सप्लाई करंट इन द इंडक्टर induced EMF produced in the inductor, फिर the amount of work done by battery against induced EMF is stored as magnetic potential energy। वही हमें किसके फॉर्म में मिलेगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म। तो कह रहे हैं बैटरी जैसे करंट फ्लो करना चाह रही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ उसका अपोज करेगा, जैसे ही वो अपोज करने लगा तो बैटरी को जितना वर्क करना होगा उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट, उसी को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला डायरेक्ट ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर, है ना। एल क्या चीज है, सेल्फ इंडक्टेंस, और आई क्या चीज है, करंट। यहां पर ऐसे बोल सकते हैं मैक्सिमम करंट जितनी है ना, कौन सी करंट है ये, मैक्सिमम करंट। ये तो ये पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला। फिर एक फॉर्मूला और लिख रहा हूं मैं, वो है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। तो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी क्या होती है अपने पास, तो इसको यू एम बार से शो कर रहे हैं, तो शो करा अपन ने। तो यू एम बार क्या होता है, ये होता है यू एम डिवाइड बाय वॉल्यूम, मतलब टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और इसका फॉर्मूला होता है अपने पास यू एम बार का, वो होता है हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। अच्छा ऐसे लिख दो, बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 म्यू नॉट।
जैसे अपने लिखा है ना मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, सेम ऐसे ही ये भी होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। उसका फॉर्मूला होता है यू ई बार इक्वल टू 1/2 ε0 E²। तो ये और ये एक जैसे ही है, ये तो है इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, या मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ध्यान से देखें तो यू एम बार जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, B² के। ऐसे ही यू ई बार जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, E²। इसका मतलब दोनों एनर्जी डेंसिटी खुद के ही फील्ड के स्क्वायर के क्या है, प्रोपोर्शनल है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी दोनों ही खुद के फील्ड के स्क्वायर के क्या है, प्रोपोर्शनल। तो मैं नोट्स देखो, नोट्स में वाला टॉपिक आ रहा है ना, उसके बाद है ना ये लिख लो तुम, तो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी नहीं लिख रही उसमें, पेज छूट रहा है देखो थोड़ा सा, कितना है पेज नंबर बोल दो, 11, पेज नंबर 11 पे देखो। क्या हुआ, बोल बोल। लिख लो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी है ना, वो लिख लो, वहां स्पेस छूटा हुआ है ना इसलिए कह रहा हूँ, वहां लिख लो। अब इसके बाद ये तो बात सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड। अब नेक्स्ट है अपने पास वह है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको हम शो करेंगे किससे, एम से। अब म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, पास वाले सर्किट, किसमें चेक करना है हमेशा। तो मान लो अपने इस तरह से जैसे दो कोयल ले ली, एक कोयल ऐसे रख रखी है अपन ने, उसके पास में कोई एक दूसरी कोयल है, ये दो कोयल्स होगी अपने पास। इस कोयल को मैं क्या बोलता हूँ, पी प्राइमरी, इसको क्या बोल देते हैं अपन, एस सेकेंडरी। तो अगर कोई भी दो कोयल से अपने पास एक दूसरे के पास पास रख दिए अपन, तो रखते ही क्या होगा, मान लो मैं क्या कर रहा हूं, करंट जो है प्राइमरी में वो अभी कितनी फ्लो हो रही है, मान लो I1, या IP ले रखा है तो IP ले लो, है ना। तो अगर मैं क्या करूंगा, IP को इंक्रीज करूंगा, किसको इंक्रीज कर रहे हैं अपन, मतलब प्राइमरी कोयल में जो करंट फ्लो होगी उसको इंक्रीज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है इससे जो फ्लक्स पास होगा 5P वो भी इंक्रीज होगा, और अगर 5P इंक्रीज होगा तो ये फ्लक्स जो पास हो रहा है ये इसमें से भी पास होगा, मतलब 5S भी क्या होगा, इंक्रीज, है ना। सिंपल सी बात है, जैसे मेरा हाथ रखा है और ये कोयल है, तो कोयल भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये जो कोयल है अपने पास, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो मेरे हाथ से भी तो पास होगा। तो जो फील्ड मेरे हाथ से पास हो रहा है अपने पास, वो यहाँ पे कोई ना कोई फ्लक्स जनरेट करेगा। तो ये खुद तो अभी करंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा मान लो, तो इसकी करंट की वजह से इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज।
है ना, ये कह रहे हैं अपन, हम तो चेंज किसको कर रहे हैं, आईपी को। पर आईपी को चेंज करने पर उसका जो नेबर सर्किट है उसमें भी फ्लक्स के में क्या हो रहा है, चेंज, पास वाले सर्किट में। तो अगर इसका फ्लक्स बदलेगा तो इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूसेस या प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में क्या होगा अपने पास, इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रोडक्शन। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं अपन, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल का मतलब किधर होगा, पास वाले सर्किट में। तो अगर कोई भी दो सर्किट एक दूसरे के क्लोजली प्लेस्ड है अपने पास, तो अगर मैं प्राइमरी की करंट में चेंज करूंगा तो सेकेंडरी में क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रोडक्शन। अगर सेकेंडरी में फ्लो होने वाली करंट को चेंज करूंगा तो प्राइमरी में क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रोडक्शन। पास वाले में होता है हमेशा, है ना। अगर इसमें चेंज कर रहा हूं तो इंडक्शन इसमें चेक करूंगा, और इस वाले में हो रहा है अपने पास तो पड़ोसी में चेक कर लेंगे। तो हमेशा पास वाले सर्किट में चेंज जो होता है इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो अगर डेफिनेशन वाइज बोले तो क्या बोलेंगे अपने पास कि व्हेन करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल चेंजेस विद टाइम, है ना, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट प्रोड्यूसेस इन द सेकेंडरी कॉइल, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। इसी को म्यूचुअल इंडक्शन बोल देते हैं, है ना। पास वाले में चेक करेंगे हमेशा, है ना। ए करेगा बी में जनरेट, बी करेगा ए में जनरेट, इसका मतलब। अब करेगा तो फिर मैथमेटिकली कैसे बताओगे, ये तो फिनोमिना हो गया। मैथमेटिकली डिफाइन करा था जैसे अपन ने एल को, वैसे किसको डिफाइन करेंगे अब, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो उन्होंने क्या कहा म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, फ्लक्स किसमें चेंज हो रहा है, सेकेंडरी वाले में, क्योंकि इंडक्शन उसी का तो चेक करना है मेरे को। तो हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी से पास होने वाला फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, इज प्रोपोर्शनल टू प्राइमरी में फ्लो होने वाली करंट, है ना। फ्लक्स तो किसका ले रहे हैं, सेकंड का। याद रखना फ्लक्स उसका लेना है जिसमें इंडक्शन चेक करना है ना। तो अभी मैं सेकेंडरी में चेक कर रहा हूं, तो फाइव एक्स लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स विद द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है, करंट इन द प्राइमरी कॉइल। अगर क्या करेंगे अपने पास प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ, कांस्टेंट। यहाँ जो कांस्टेंट आता है उसको शो करते हैं एम से। किससे शो कर रहे हैं अपन, पर ये एम किसका है, सेकेंडरी का, किसके रेस्पेक्ट में, प्राइमरी। तो यहाँ 1 2 लिखा है कि सेकेंडरी प्राइमरी लिखा है, एम क्या बोलेंगे इसको, एम सेकेंडरी विद रेस्पेक्ट टू प्राइमरी। ठीक है। मान लो उल्टा बोलते हैं कि नहीं मैं तो करंट सेकेंड में फ्लो कर रहा हूं, तो इंडक्शन किस में चेक करोगे, तो क्या लिखते हैं फिर, फाइव पी फ्लक्स विद प्राइमरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई एस करंट इन। तो फिर क्या लिखते हैं अपन, फाइव पी इज इक्वल टू किसके इक्वल आता, एम, जिसका फ्लक्स लेते हैं ना उसका, प्राइमरी का, किसके रेस्पेक्ट में, सेकेंडरी के रेस्पेक्ट में। और ये कितना जाएगा, आई एस। तो ऐसा हो जाता है इक्वेशन। पर साइंटिस्ट ने क्या कहा, ये दोनों वैल्यू जो है आपस में इक्वली होती है, एम एस पी इक्वल होता है किसके, बार बार दो लिखने की जगह डायरेक्ट क्या लिख दो, फिर एम ही लिख दो। आपको ऐसे अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, क्या लिख दो उसको, एम ही लिख दो, है ना। वैसे हमने लिखना सीख लिया कि भाई अगर प्राइमरी का करंट चेंज करोगे तो इंडक्शन किस में होगा, सेकेंडरी में, और सेकेंडरी का चेक करोगे तो इंडक्शन किस में होगा, प्राइमरी में। हमेशा उल्टा, सही हो गया। फिर मान लो मैं आपसे पूछूं इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में जनरेट होगा, तो क्या लिखेंगे फिर, ई किसके इक्वल हो जाएगा, फॉर्मूला वही होता है डी फाई बाई डी टी। तो क्या लिखेंगे, माइनस डी फाई एस बाय, और फाई एस की वैल्यू कितनी आ रही है, तो बार बार बोलो ना, एमएसपी को भी आप क्या लिखेंगे अपन, एम ही लिखेंगे।
है ना, लिखने की जरूरत नहीं। तो माइनस एम और डी आई पी बाय, या ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, प्राइमरी में होगा अगर तो डी फाई पी बाय, तो इसमें आ जाएगा माइनस एम और डी आई एस बाय डी टी। एक बात देखो, दोनों में ये इंडक्शन किस में हो रहा है, सेकेंडरी में, तो करंट किसके चेंज कर रहे हैं, प्राइमरी। तभी तो आईपी आ रहा है कि अगर प्राइमरी में फ्लो होने वाली करंट में क्या होगा, चेंज, तो सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रोडक्शन। अगर सेकेंडरी की करंट में क्या होगा, चेंज, तो प्राइमरी में क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रोडक्शन। ये जो फिनोमिना है इसी को क्या बोलते हैं अपन, म्यूचुअल इंडक्शन। तो देखो इसमें और इस वाले फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, फॉर्मूला तो एक जैसे ही लिख रहे हैं। देखो उसमें भी फाई किसके इक्वल आ रहा था, मतलब फाई आ रहा है और एल आ रहा है और आई आ रहा है, तीन चीजें। इसमें भी तो कुछ ऐसा आ रहा है, फाई और आई तो दोनों में आ रहा है, पर इसमें अलग से एक कांस्टेंट आ गया, एल की जगह कौन, एम। फर्क क्यों पड़ा अपने पास, क्योंकि उसमें एक ही सर्किट था, इसमें कितने सर्किट है टोटल, दो, है ना। तो इसलिए इसको डिफाइन करने के लिए अलग से आ गया अपने पास म्यूचुअली। तो फॉर्मूले देखो तो एक जैसे ही है, तो एम की यूनिट भी वही होगी जो किसकी होती है, एल की। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, चल लिखी थी ना, वेबर पर एम्पियर, क्या बोलते हैं इसको, हेनरी, एच से शो करेंगे। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हुई थोड़ी। अब मान लो अपन को म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करना है, कैसे करेंगे, कल जैसे सेल्फ को क्या था ना, ऐसे म्यूचुअल को कैसे डिफाइन करोगे, का रेट। देखो सेल्फ को कैसे डिफाइन किया था हमने, मैंने कहा था ये आई नीचे आ गया, जो भी डिनोमिनेटर में आता है उसे क्या ले लेते हैं अपन, यूनिट वन, क्या ले लेते हैं। ऐसे ही मेरे को आज किसको डिफाइन करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो आईपी कहाँ आ जाएगा, और आई को कितना मान लेंगे, वन। तो क्या बोलेंगे, एम क्या चीज है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स या सोलिनोइड इज डिफाइंड एज, किसके इक्वल आएगा, लिंक्ड फ्लक्स विद द सेकेंडरी कॉइल व्हेन करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज यूनिटी या वन। कि अगर प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर करंट फ्लो करोगे तो जितना भी लिंक्ड फ्लक्स होगा किससे, सेकेंडरी से, वही किसके इक्वल होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के इक्वल, है ना। यही लाइन बोल रहे थे कि द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स या सोलिनोइड्स इज डिफाइंड एज, किसके इक्वल आ रहा है, लिंक्ड फ्लक्स विद द सेकेंडरी कॉइल, कब, व्हेन यूनिट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल। ये हो गया फिर, इससे डिफाइन करोगे तो क्या बोलोगे, इससे बोलेंगे अपने पास कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज, किसके इक्वल आ रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, कब, व्हेन रेट ऑफ यूनिटी करंट फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी, रेट मतलब टाइम से डिवाइड कर दिया, जैसे बोल दो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल इज यूनिटी। तो आप किसी से भी डिफाइन कर सकते हो अपने पास दोनों तरफ से, पर डेफिनेशन खुद लिखना सीख, है ना। उसमें लिख रही है क्या, पहले वाली नहीं लिख रही ना कल की तरह, तो पहली वाली लिख लो, स्पेस खाली होगा ना, तो ये पहले लिख लो ऐसे, फाई एस इक्वल टू एम एस पी इंटू आई पी, पहले ये लिख लो। पहले क्या करो, ये फॉर्मूला लिख के रखो पहले, तो फाई एस इक्वल टू एम एस पी इंटू आई पी। तो यहां से एम एस पी कितना आ गया हमारा, फाई एस डिवाइड बाय आई पी। क्या बाटा बाटी कर रही है, नींद उड़ जाती है अभी। खा ले नहीं खाई, खाली खाते ऐसे मुंह नहीं चलाते बिल्कुल, इस स्टाइल से, बचपन से ट्रेनिंग ली।
छोरे को तो कैसे करते रहते छोरे थे, सब दिखा। क्या लाया? क्या? वो नहीं खाता मैं। तो है च्युइंग गम, सुपारी भी नहीं है? क्या कह रहा है? जुबा जुबा केसरी। हाँ लिख लिए, फिर लिखो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज, mutual inductance is defined as linked magnetic flux, linked magnetic flux with the secondary coil, linked magnetic flux with the secondary coil when unit current, when unit current is flowing, unit current is flowing through the primary coil, unit current is flowing through the primary coil. लिख रही थी, अब लिख लिया कोई बात। अब अपन निकालेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, जैसे सोलेनोइड का निकाला था ना अभी, वैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनोइड। तो दो सोलेनोइड है अपने पास, कोएक्सियली प्लेस्ड है, तो उनका क्या निकालना है अपन को? म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना, कि उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आएगा अपने पास। तो देखो अब वैसे क्या है, एनसीईआरटी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बना हुआ है, एक कोयल के अंदर दूसरी कोयल का, सोलिनोइड है ना इतना, तो एक सोलिनोइड से बना हुआ है, एनसीईआरटी हो तो देख लेना एक बार। और वो डायग्राम इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने में 5 से 10 मिनट लग जाएंगे, तो क्या को इतना वेस्ट करना है टाइम। तो अपन तो सिंपल जैसा बना हुआ है इस तरीके से बना देंगे कि हमने तो माना भाई ये एक कोयल है हमारी, और इसी के कोएक्सियली दूसरी कोयल रखी हुई है, तो उसको अपन ने ऐसे बना दिया। ठीक है, बड़ी वाली कोयल कौन सी है इसमें देख के बताओ, वही लूंगा फिर। दे मेरे को दे। अच्छा इसमें म्यूचुअल वाला डेरिवेशन नहीं हो रहा है? इसमें हो नहीं रहा, तो तुम कर लेना फिर, है ना, हो नहीं रहा इसमें वाला, लिख लेना फिर, ये वाला है ना, लिखना ही भूल गया हूँ। हाँ तो अपन क्या ले लेते हैं, ये जो बाहर वाला है ना, इसको तो मैं ले लेता हूँ S1, अंदर वाले को क्या नाम दे दिया अपन ने? S2। तो S1 जो है अपने पास, S1 सोलिनोइड, इसमें मैंने मान लिया नंबर ऑफ टर्न्स तो कितने हैं? N1। करंट कितनी फ्लो हो रही है? I1, ठीक है ना, और इसकी रेडियस कितनी मान लेते हैं? R1। और जो S2 सोलिनोइड है, S2 वाला, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2, करंट की वैल्यू I2, रेडियस की वैल्यू R2, ठीक है ना, ये चीजें जूम कर लिया अपन। अब पहले ऐसे मान रहे अपने पास कि I1 और I2 दोनों की वैल्यू निकालूंगा मैं, M12 भी निकालूंगा और M21 भी निकालूंगा। इसमें ये बात भी कंफर्म हो जाएगी कि दोनों की वैल्यू क्या आएगी? इक्वल। तो कैसे निकाले अपने पास S1 और S2 जो है अपने पास, पहले अपन ऐसे मान रहे हैं कि S1 में करंट फ्लो करते हैं, तो अपन ऐसे लिख रहे हैं व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू S1। स्टेप सारी वही जो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए करी थी। पहले क्या निकालना है, उसके बाद फ्लक्स, फ्लक्स में 5/I करेंगे, आंसर आ जाएगा।
पर इसमें ध्यान क्या रखना है, करंट अगर आप प्राइमरी में फ्लो कर रहे हो फर्स्ट में, तो फ्लक्स किसका चेक करेंगे, सेकेंड, ये बात ध्यान रखना। तो व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू S1, तो मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू S1, S1 का मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा फॉर्मूला, B1 इक्वल टू म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स है N1, करंट है I1 और लेंथ दोनों की सेम ही है ना L, कोएक्सियली प्लेस्ड है सेम लेंथ की। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर लिंक्ड फ्लक्स किसका चेक करना है, तो लिंक्ड फ्लक्स विद S2 सेकेंड वाले का, तो क्या लिखेंगे यहां पर, φ2, फॉर्मूला वही है NBA, N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंड में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, N2, पर फील्ड किसका लेंगे, फर्स्ट वाले का, तो यहां क्या आएगा N2V1। अब एरिया हमेशा ध्यान रखना है, जब भी सोलेनोइड हो या कोई भी हो, एरिया अपन को हमेशा म्यूचुअल इंडक्टेंस में लेना है, कॉमन एरिया क्या लेना है, या स्मॉल एरिया। इसका ऐसा क्यों, जैसे मैंने सिंपली ऐसा बोला कि इस रूम में मान लो अपने पास, जैसे ये बेंच मान लो एक स्क्वायर शेप की बेंच है, मैंने कहा ये बेंच जो है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, क्या प्रोड्यूस कर रही है, इसमें से 50 लाइनें बाहर आ रही है, तो ये 50 लाइन से बाहर आ रही है, तो मैं कहा रूम से कितनी लाइंस पास होगी, मैंने कहा ये जो बेंच है ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रही है, 50, ठीक है, तो रूम से कितनी पास होगी, 50 होगी, रूम से बड़ा तो है, जितनी भी फील्ड लाइंस है वो बाहर जा रही है, तो रूम से भी इतनी पास होगी, हो रही है। अब मैं अगर बोलूं पूरा जो रूम है वो क्या कर रहा है, 100 लाइन प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी कर रहा है, चलो इस बेंच से कितनी पास होगी, जरूरी 100 तो नहीं होगी अब, क्योंकि पूरे रूम से 100 हो रही है, तो इससे थोड़ी 100 हो जाएगी, फिर इससे तो कम होगी। मैंने कहा रूम अब फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इससे कितनी फील्ड लाइन पास होगी, तो वो इसके एरिया पे क्या करेगा, डिपेंड, किसके एरिया पे डिपेंड कर रहा था, इस छोटे वाले के एरिया। और अगर छोटा वाला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो क्या वो इसके एरिया पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, वो तो तब भी क्या कर रहा है, उसने कितना